नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, हम दो सीरीज चला रहे हैं। रात को डेली पॉलिटी चला रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, और दिन को डेली एक सेट चला रहे हैं आपका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जहाँ से क्वेश्चन आता है बिहार दरोगा में। तो हम लोग का 15 से 20 टॉपिक जो भी है, इसमें टॉपिक नंबर 4 आज चलेगा और टॉपिक नंबर 5 अपलोड हो चुका है, आपका ख़त्म हो चुका है पॉलिटी में। तो 10 दिन और उसमें लगेगा, 10 दिन और इसमें लगेगा। आपको बता दें इसमें टोटल टॉपिक कितने हैं, तो देख सकते हैं 17 टॉपिक है, जो कि 4th नंबर टॉपिक ये वाला है। अगर एक दिन में एक टॉपिक इसका और एक टॉपिक पॉलिटी का हम लोग करते हैं तो 10 से 15 दिन में दोनों ख़त्म हो जाएगा बहुत अच्छा से। मतलब वैकेंसी आने से पहले हम लोग अपना सिलेबस अच्छा से कवर कर लेंगे। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, सब्जेक्टिव के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी कर रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होगा उसे भी डिस्कशन करेंगे, ताकि पूरे चैप्टर पे हम लोग का अच्छा से पकड़ बन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। और अगर पूरे ज्योग्राफी की बात की जाए तो कल जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, भारत के पर्वत पठार और मैदान, ये वाला, ठीक है, ये वाला टॉपिक। और आज जो पढ़ रहे हैं, भारत के नदियाँ, झील, जल पर प्रांत और बहुउद्देशीय परियोजना। इससे जितने भी दरोगा का अभी तक क्वेश्चन आया होगा उसमें उल्टा के देखिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है ये दो दो टॉपिक से, इसलिए इसको बहुत अच्छा से पढ़ना है। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग पढ़ते हैं। 30-40 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा से कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया गया है, भारत की नदियाँ। ठीक है, भारत की नदियाँ हैं, चलिए देखते हैं। भारत के सैकड़ों संख्याओं में नदियां हैं। भारत की नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। भारत की नदियां अपनी कुल प्रवाहित जल का 77% बंगाल की खाड़ी और 23% अरब सागर में गिराती है। जैसे आप लोग जानते हैं, ये है भारत का जैसे नक्शा, ये भारत का है। तो यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, नीचे में है हिंद महासागर। ठीक है, तो बंगाल के खाड़ी में कितने परसेंट जल गिराती है, 77%। और अरब सागर में 23%। क्योंकि जितने भी नदियां हैं ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां जैसे आपकी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी नदियां। तो चलिए आगे और पॉइंट देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। यहाँ से याद रखिएगा, आपको डाटा दे देगा कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है या कौन नहीं गिरती है। उसमें अगर ये डाटा याद रहेगा तो आप वहाँ पे छांट पाइएगा। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ साबरमती, नर्मदा, ताप्ती नदी इत्यादि है। ये पूछा जाता है बार बार नर्मदा और ताप्ती के बारे में। ठीक है, चलिए उद्गम स्थल, नदियाँ जहाँ से निकलती है उसे उद्गम स्थल कहा जाता है। जैसे गोदावरी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक का त्र्यंबक पहाड़ी। ठीक है, नदी कहीं, कोई भी नदी जहाँ से निकलती है उसे क्या कहते हैं, उद्गम स्थल। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जो जगह है उसके त्र्यंबकन पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलिए और पॉइंट देखते हैं। संगम या मुहाना, नदियाँ जहाँ समुद्र या सागर में मिलती है उसे संगम या मुहाना कहते हैं। जैसे गोदावरी का संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी है। आप यकीन मानिए, जैसे मान लीजिए ये आपका भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का मैप है, ऐसे करके गंगा आ रही है, गंगा आ रही है, और ऐसे करके इसमें घाघरा, कोसी मिल गई, गंडक मिल गई, बहुत सारी नदियाँ मिली, यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में ये गिर गई। इसे क्या कहेंगे, नदी का मुहाना कहते हैं, संगम या नदी की मुहाना। आगे बढ़ते हैं। अब्बाज क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र, उद्गम स्थल से लेकर के संगम या मुहाना तक के क्षेत्र को अब्बाज क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। माही नदी, अब्बाज क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र, जहाँ नदी बहती है उसे ही अब्बाज क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। माही नदी, भारत में बहने वाली यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे आप सभी को इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, पहले ही वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं देख लीजिए। समान भारत की समान परिचय में भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, ये सब 8 राज्यों से गुजरती है। इसी को माही नदी जो है, भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ देगा कि माही नदी को 2 बार, माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को, या कर्क रेखा को 2 बार काटती है उस नदी का क्या नाम है, माही नदी। ठीक है,
कांगो नदी या जायरे नदी अफ्रीका महादेश में बहने वाली नदी को विषुवत रेखा को 2 बार करती है। कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार करती है। अब देखिए, कर्क रेखा को 2 बार करती है कौन? माही नदी भारत में। लेकिन कांगो या जायरे नदी जो है, कांगो या जायरे नदी उसको 2 बार काटती है अफ्रीका में कौन? तो आपका 2 बार बहने वाली नदी विषुवत रेखा को काटती है। ये जो विषुवत रेखा किसको कहते हैं? यहाँ 0 डिग्री, ये हो गया विषुवत रेखा। इसको 2 बार कौन काटती है? तो कांगो नदी या जायरे नदी। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। आगे पॉइंट देखते हैं। चलिए, नील नदी यदि विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। नील नदी विक्टोरिया नदी से निकलने वाले के बाद उत्तर की ओर बहती है, कर्क रेखा को पार करती है, अपना भूमध्य सागर में गिरती है, जल भूमध्य सागर में गिरती है। हम यह कह सकते हैं कि नील नदी का संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। देखिए, ये जैसे हो गया महादेव, यहाँ पे हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, फिर होता है मकर रेखा। ठीक है, तो अफ्रीका में जो नील नदी निकलती है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। पहला पॉइंट ये याद रखना है हमें, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? नील नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? अफ्रीका के सबसे बड़े झील विक्टोरिया झील से। अब ये भी क्वेश्चन एक बन गया, विक्टोरिया झील कहाँ पे है? तो अफ्रीका महादेश। ठीक है, ये नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है। तीसरा क्वेश्चन हो गया क्या? नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर। और नील नदी का संबंध विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा दोनों से, मतलब इससे और इससे ऐसे करके जो गुजरती है, तो विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों को काटती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नील नदी कहाँ से कहाँ तक? विषुवत रेखा और कर्क रेखा। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो अफ्रीका महादेश में बहने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए, ये वाला जो हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। तो मकर रेखा को जो 2 बार काटती है उस नदी का क्या नाम? लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी। नील नदी जो है कर्क रेखा और विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों को काटती है, लेकिन लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका में ही कर्क रेखा मकर रेखा दोनों को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा। वारमेजो नदी दक्षिण अफ्रीका महादेश में बहने वाली यह नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। मकर रेखा को 3 बार काटती है। याद रखिएगा साथियों, लिम्पोपो 2 बार, वारमेजो 3 बार। नोट, एकमात्र अफ्रीका महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। अफ्रीका महादेश यहाँ पे स्थित है, इससे तीनों रेखा गुजरती है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश, विषुवत रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा जो है 3 महादेश से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश, मकर रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया से। यूरोप महादेश और अंटार्कटिका महादेश ऐसा महादेश है जिसका संबंध कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा किसी से नहीं है। कौन कौन सा? यूरोप, अंटार्कटिका और ये दोनों का जो है किसी महादेश से संबंध नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाला क्षेत्र में दोनों है। ठीक है, इसका संबंध नहीं है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से लगभग दो बराबर भागों में काटती है। मकर रेखा जो है, जैसे मान लीजिए मैप है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरे, मकर रेखा जो यहाँ से गुजरेगी, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, लगभग 2 बराबर भागों में किसको काटती है? ऑस्ट्रेलिया को। चलिए, नदियों का वर्गीकरण। पूर्ववर्ती नदी वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पूर्व में बहती है, पूर्ववर्ती नदी कहलाती है, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि। अनुगामी नदी या अनुवर्ती नदी वैसी नदी जो ढाल का अनुसरण करते बहती है। अनुगामी नदी जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जैसे ढाल का अनुसरण करके, जैसे मान लीजिए भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे है पर्वत है, पठार है, इधर से इधर बहती है ढाल के हिसाब से, उसको क्या कहते हैं? अनुगामी नदी। पूर्ववर्ती नदी क्या होगी? भारत के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वहाँ से ऐसे करके जो नदियाँ से बहती है, सिंधु घाटी, इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिम का भाग अधिक ऊंचा है, जबकि पूर्व का भाग
कम है। आपको अभी ही बताया, ये भाग जो पश्चिम वाला भाग है यहाँ पे पठार है बहुत सारा, ठीक है। तो पठार है, इस कारण से ऊंचा है, इस कारण से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है कृष्णा, कावेरी, जितने भी गोदावरी नदियाँ हैं, जबकि पूर्वी भाग की ऊंचाई कम है। अब देखते हैं, भारत नदियों की मूल तौर पर दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत की नदियाँ को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सी? हिमालय की नदियाँ, जो ऊपर वाले भागों से बहती है हिमालय की नदियाँ, और जो प्रायद्वीपीय भारत से बहती है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब कहाँ की नदियाँ हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत की। लेकिन हिमालय की नदियाँ हैं सिंधु, सतलज, झेलम, ब्यास, ये सब कहाँ की हैं? हिमालय की नदियाँ हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, हिमालय की नदियों के बारे में देखते हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। यह नदियाँ बारहमासी, सतवाहिनी, सदानीरा होता है, क्योंकि इन नदियों की जल की प्राप्ति बर्फ और वर्षा दोनों से होती है। यह नदियाँ अपनी युवावस्था में, यह नदी अपर्दन, तोड़ना फोड़ना करती है। हिमालय की नदियाँ डेल्टा के निर्माण करती है। अब देखिए, आपको एक पॉइंट बताते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और समानता हिमालय की नदी आपने संगम या मुहाना डेल्टा बनाती है। इसमें आप समझिए साथियों, प्रायद्वीपीय भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अनुवर्ती या अनुमाई का उदाहरण है। यह नदी मौसमी होता है, क्योंकि यह नदियों की जल प्राप्ति सिर्फ वर्षा से होती है। यह नदी अपना पोड़ा अवस्था में है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, जिससे नर्मदा और ताप्ती। आप समझिए, भारत का मान लीजिए ये मैप है, ये है भारत का मैप, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण, मतलब यहाँ से जो नदी गुजरती है, यहाँ से नदी गुजरती है बहुत सारी। ये नदियाँ बारहमासी होती है, मतलब कि 12 महीने तक बहने वाली ये नदियाँ हैं, क्योंकि इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? वर्षा के जल से भी होती है और हिमनद से भी होती है, मतलब बर्फ से भी। यह नदियाँ अपना युवावस्था उसे कहते हैं जिसमें बहुत शक्ति होता है। तो ये नदियाँ बहुत शक्ति होता है, बहुत ज़्यादा जल लेकर के बहती है। यह तोड़ना फोड़ना अपर्दन करना जानती है। ये नदियाँ जब बहती है तो बहुत सारा पर्वत पहाड़ को काटते हुए निकलती है, जिससे गाद बनता है, आगे चल के उसको बालू हम लोग कहते हैं, छोटा छोटा कंकर पत्थर ये सब बनती है, ठीक है। हिमालय की नदियाँ डेल्टा बनाती है। डेल्टा जिसको कहते हैं, ये नदियाँ जहाँ बह करके आती है, मुहाने पर क्या होता है, बहुत सारा मतलब कचरा ऐसे ऐसे जमा हो जाती है, उसे ही कहते हैं डेल्टा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समानता हिमालय की नदी अपना संगम मुहाना पर डेल्टा बनाती है, आप समझ सकते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत के देखते हैं, ये मौसमी नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्या है, वर्षा होगा वहाँ पे जल भर जाएगा तो इन नदियाँ बहने लगेगी। ये नदियाँ पौधा अवस्था में है, मतलब कि बहुत वृद्ध अवस्था में जा चुकी है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब है। लेकिन दो नदियाँ ऐसी है यहाँ पर मध्य भारत के बीच में, जो कि नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। ये दोनों नदियाँ क्या बनाती है आपकी, तो डेल्टा नहीं बना करके एस्चुरी बनाती है। डेल्टा नहीं बना के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है कि दो नदियाँ भारत की कौन सी है जो डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। हिमालय क्षेत्र की तीसरे ध्रुव की संज्ञा दी जाती है। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सबसे निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा के मुहाने पर होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है बंगाल में, यहाँ पर बंगाल, पश्चिम बंगाल के पास में सुंदरबन डेल्टा, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा के संज्ञा दी जाती है इसको, ठीक है। जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी इधर से आती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से यहाँ पे बनाती है। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी निर्माण करती है, अभी बोले थे, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कावेरी नदी ब्रह्मासी, सप्ताही, सदानीरा होती है। एक ही नदी है प्रायद्वीपीय भारत की जो कि कावेरी है, वो 12 मासी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। गंगा नदी क्षेत्र। गंगा भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे पवित्र नदी बताया गया। पवित्रता के कारण उत्तर भारत के लोग इस नदी के जल का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए करता है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्रोतों के अनुसार 2510 भी बताया गया। 2008 में गंगा का भारत राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में गंगा के साथ साथ यमुना को भी जीवित मानव दर्जा दिया। बद्रीनाथ के सतोपंथ हिमनद ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है।
गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। धौला गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी इत्यादि अलकनंदा की सहायक नदी है। अब देखिए विष्णु प्रयाग, ये किस किस नदी को मिलने से कहाँ पे मिलती है? यह धौला गंगा नदी अलकनंदा से आकर मिलती है। नंद प्रयाग, यह नंदाकिनी नदी अलकनंदा से होकर निकलती है। कर्ण प्रयाग, ये पिंडार अलकनंदा से होकर मिलती है। रुद्रप्रयाग, यह मंदाकिनी नदी अलकनंदा से होकर मिलती है। देवप्रयाग, यह भागीरथी नदी अलकनंदा से होकर मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा का उद्गम, उत्तराखंड के सतोपथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है तथा गोमुख गंगोत्री हिमानी के निर्माण भागीरथी नदी पर निकलती है। आगे की इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। आगे चल के ये दोनों नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग याद रखिएगा, आपस में मिलती है। तत्पश्चात अलकनंदा और भागीरथी संयुक्त धारा गंगा कहते हैं। दोनों नदी जहाँ मिलती है उससे वहाँ से ही गंगा का निर्माण होता है। गंगा शुरुआती दौर में उत्तराखंड का पर्वतीय भाग में बहती है। हरिद्वार के बाद गंगा पर्वतीय भाग में मैदानी प्रवेश करती है। उत्तराखंड के पश्चात गंगा नदी बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिला से होकर के बहती है। ये डाटा याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी यूपी के कितने जिले से होकर गुजरती है? 28। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर सबसे बड़ा कानपुर है जो कि यूपी में। गंगा नदी बलिया जिला के बाद बिहार में प्रवेश करती है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ पे प्रवेश करती है? बलिया जिला के बाद आपका बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में किस नदी बक्सर में प्रवेश करती है? बिहार में यह नदी बक्सर में प्रवेश करती है, जहाँ पे घाघरा भी बोलते हैं। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार के 12 जिले से होकर के नदी गुजरती है, जैसे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। ये मोस्ट VVI है, लेकिन उतना डाटा कभी कभार दे देता है कहाँ से, लेकिन दरोगा में अभी तक नहीं पूछा है ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गंगा बिहार के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है तथा बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। बिहार की राजधानी पटना गंगा के तट पर बसा हुआ है, जो दक्षिण बिहार के अंतर्गत आता है। गंगा नदी कटिहार के बाद बिहार से बाहर निकलती है। यह नदी झारखंड के साथ सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा धारा को 2 भागों में विभक्त कर देती है। यह धारा पूर्व की ओर बहती है जिसे भागीरथी कहते हैं, तथा दूसरी धारा दक्षिण की ओर बहती है जिसे हुगली कहते हैं। हुगली नदी का कहाँ पे संबंध होगा? पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी के तट पर कोलकाता स्थित है, मोस्ट VVI है। हुगली नदी के तट पर कौन है? कोलकाता है, ठीक है। वैसे ही बोल देगा आपको कि कौन सा, जैसे स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे है झारखंड में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ब्रिटिश काल में जब चार्नोक ने सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर को 3 गांव को मिलाकर के कोलकाता शहर का निर्माण किया था। गंगा नदी को 2 राज्य उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल भागीरथी के नाम से जाना जाता था। पश्चिम बंगाल के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। आगे चलकर गंगा नदी बांग्लादेश में मेघना से मिल जाती है। आगे चल के मेघना से मिल जाती है। मेघना के नाम से ही अपना जल में खारी गिराती है, बनाती है। देखिए 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। हुगली नदी कहाँ पे है आपका? कोलकाता। हुगली के तट पे कोलकाता बसा हुआ है। सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर, ये तीनों गांव मिलाकर के कोलकाता भी बना है, ठीक है। उस समय अगर बात करते हैं, इसको कौन लिए थे? तो जॉब चौरनॉक। बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश जब करती है उसे क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। आगे चल करके मेघना में बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NW1 राष्ट्रीय जल मार्ग, माफी चाहेंगे, राजमार्ग नहीं है, जल मार्ग है। इसका निर्माण 1986 में करवाया गया। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। गंगा की सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी इत्यादि नदी गंगा में बायां तट पर मिलती है, तो वहीं यमुना, सोन दायां तट पर मिलती है। NW1 का नाम याद रखिएगा। 1986 में कहाँ से कहाँ जोड़ती है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। यमुना के बारे में देखते हैं। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी
जबकि इसका संगम मुहाना गंगा, यह नदी गंगा प्रयागराज से मिलती है। गंगा और यमुना के संगम पर ही प्रयागराज नामक शहर बसा हुआ है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था। इलाहाबाद नामक शहर मुगल बादशाह अकबर ने इसे स्थापित किया था। यमुना की लंबाई 1326 किलोमीटर है। यमुना की प्रदूषित होने के कारण खुला नाला की भी संज्ञा दी जाती है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली, आगरा, मथुरा, अरोरा, इटावा इत्यादि शहर बसे हुए हैं। याद रखिएगा यमुना के तट पे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? आगरा, मथुरा। क्योंकि ये प्रदूषित इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल एरिया इतना ज़्यादा हब है, जैसे कानपुर हो गया, आपका वाराणसी हो गया, या मतलब गुरुग्राम हो गया, या दिल्ली हो गया, सब में इतना इंडस्ट्रियल एरिया है कि यमुना को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं सोन नदी। सोन नदी के बारे में देखते हैं। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। यह पटना के निकट दानापुर में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी गंगा नदी में दक्षिण से मिलती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में पूछा गया है। जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं, ये हो गया भारत का मैप, ठीक है। यहाँ पर बीचों बीच से निकलते अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ पर है। आप बिहार जानते हैं यहाँ पर है, बिहार 2 भागों में बांटती है ऐसे, तो यहाँ पर है। यहाँ से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, ताप्ती और एक सोन। सोन निकलती है ऐसे करके जाती है और यहाँ पे पटना में दानापुर के पास मिल जाती है। तो 3 नदी में निकलती है। कहाँ कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से भी, याद रखिए अमरकंटक की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रामगंगा नदी, यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। आगे चल करके यह नदी उत्तर प्रदेश में कन्नौज के समीप गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नदी भारत के प्रथम राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट उद्यान से गुजरती है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1935 में स्थापित हुआ था। इसे हेली नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता था। वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क। गोमती नदी, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है। आगे चलकर ये लखनऊ से गुजरती है हुई गाजीपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा ये भी आया है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के। घाघरा नदी, यह तिब्बत पठार के मामचा चुंग हिमनद से निकलती है। आगे चल करके बिहार के छपरा में यह मिल जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गंडक नदी, यह नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है। आगे चल करके नदी सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकलती है, अर्थात त्रिवेणी नहर जल प्राप्ति गंडक नदी से होती है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जैसे बिहार का मैप है, ये जैसे बिहार का मैप है मान लीजिए, तो इधर से जो आने वाली नदी ऐसे करके जो नदी आती है यही गंडक है। यहाँ पर गंडक नदी पर एक आपका क्या बसा हुआ है? त्रिवेणी। याद रखिएगा गंडक नहर पर जो है नदी पर त्रिवेणी नहर बसा हुआ है। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी पर है? आपका गंडक पे। कोसी नदी, नेपाल के गोसाई चोटी से निकलती है। कोसी नदी की मुख्य धारा अरना के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला, ये 1275 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि फर्स्ट शिफ्ट बिहार दरोगा 1275 में कि कटिहार के किस जगह पे मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। आप जाकर कभी भी क्वेश्चन देख सकते हैं। विश्व में सबसे बड़ी मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। कोसी नदी जलमार्ग वृद्धि होने के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार में बाढ़ चपेट में आती है। बाढ़ के कारण भारी जनमाल की क्षति होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि ये जैसे बिहार का है मैप, ठीक है, ये बिहार का मैप है। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर से ऐसे करके आती है, यहाँ पर मिलती है कोसी नदी ऐसे करके। तो कटिहार की बात करते हैं, कटिहार के कुर्सेला में मिलती है। कुर्सेला एक मिड पॉइंट है, जगह है, वहाँ पे मिलती है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है दुनिया में? तो कोसी नदी है, क्योंकि उसमें पानी की गति बहुत अत्यधिक होती है, जनमाल की क्षति करती है बिहार में कोसी नदी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग महानदी के बारे में देखते हैं। ठीक है, महानदी, यह नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। आगे चल के फरक्का के समीप गंगा में मिल जाती है। अच्छा, दार्जिलिंग की बात आई है। दार्जिलिंग, अगर भारत में हम लोग बात करते हैं, भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी,
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के सरोवर झील चेंगयुंग दुंग हिमनद से निकलती है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारी नदी निकलती है। आपको एक चीज़ बताते हैं, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये हो गया प्यारा भारत। यहाँ पर है कौन सी, तो आपका मानसरोवर झील, ठीक है, यहीं से नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, यहीं से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, तो याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह अपना जल मेघना के नाम से बंगाल में खाड़ी में गिरती है। यह नदी 2900 किलोमीटर, भारत में कुल लंबाई 916 किलोमीटर। यह नदी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, बीबीआई है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या दिवांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। असम में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। 4 नाम से जाना गया ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिवांग कहते हैं, असम में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, इसका विस्तार असम से ब्रह्मपुत्र नदी तक सदिया से धुबरी तक हुआ है, 891 किलोमीटर है, 988 ईस्वी में हुआ था। सिंधु नदी, सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, आपको अभी बताया, हिमनद से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है और भारत में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आगे चल करके नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं 2880। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सिंधु नदी कई सारी नदियों को सहायक, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इत्यादि हैं। इन सहायक नदियों में ब्यास एक ऐसी सहायक नदी है जिसपे भारत में बहती है। ब्यास नदी के अलावा सिंधु के अन्य सहायक नदियाँ भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। आपको बता दें कि ये जैसे मान लीजिए कि हो गया भारत का मैप, यहाँ से सिंधु नदी ऐसे करके बहती है। अब सारी नदियाँ ऐसे करके इसमें मिल जाती है, ठीक है, सारी नदियाँ ऐसे करके मिलती जाती है। चलिए, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इत्यादि जल होकर के 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की अध्यक्षता में समझौता हुआ। इस समझौता में कराची में हुआ था। भारत सरकार, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां ने लिया था। समझौता में सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान का अधिकार बताया गया, जबकि रावी, ब्यास, सतलज पर भारत का अधिकार बताया गया। याद रखिए कौन कौन पर बताया गया भारत का अधिकार, तो रावी, ब्यास, सतलज। अब पाकिस्तान को बताया गया सिंधु, झेलम, चिनाब। समझौता व इस समझौता को निर्धारित किया गया, सिंधु नदी का 20% जल का उपयोग भारत करेगा, तो 80% जल का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, ये बोला गया। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन 5 नदियों को पंचनंद की संज्ञा दी गई है। इसी के नाम पे पंजाब का भी स्थापना हुआ, ठीक है। चलिए, सिंधु की सहायक नदियाँ। झेलम है पहली नदी, यह जम्मू कश्मीर के बेरी नाग के निकट शेष नाग झील से निकलती है। जम्मू कश्मीर के बूलर झील से होकर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह नदी पाकिस्तान में चिनाब जाकर के मिलती है। इस नदी में पाकिस्तान में मंडला डैम बांध निर्माण किया गया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मंगला डैम किस पे निर्माण किया गया है, झेलम नदी पे, ठीक है। इसका प्राचीन नाम है बितास्ता, याद रखिएगा, प्राचीन नाम बितास्ता। इस नदी में जम्मू कश्मीर की राजधानी नगर श्रीनगर तथा श्रीनगर मोड़ शासक अशोक द्वारा बसाया गया था। अभी जो श्रीनगर है वो किसके द्वारा बसाया गया था, अशोक जो थे मोड़ साम्राज्य के शासक, उसके द्वारा श्रीनगर का स्थापना किया गया था। चिनाब नदी, यह हिमालय प्रदेश में बराचला दर्रा से निकलती है और आगे चल के पाकिस्तान में सतलज में मिल जाती है। सिंधु नदी सबसे बड़ा सहायक नदी है। चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ा सहायक नदी है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ कि इसके किस नदी का कौन सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की है आपका सतलज। रावी नदी, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलती है तथा आगे चल के पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सतलज नदी।
यह नदी तिब्बत के पठार, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। यह नदी तिब्बत के पठार मानसरोवर से राकस ताल से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, सिपी केला दर्रा भारत हिमाचल प्रदेश में राज्य में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। नोट में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज में संयुक्त जलधारा मीठानकोट के समीप पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। अब देखिए, एक नदी सिंधु नदी बहती है, सभी जो मिलती है, जितने भी नदियाँ हैं 5-6, सब कहाँ पे मिलती है? मीठानकोट में मिलती है, ठीक है। एक ऐसी सहायक नदी जो जो सिर्फ भारत में बहती है, 1 मिनट, ब्यास नदी के बारे में दिया गया है। यह नदी रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड में मिलती है, आगे चलकर सतलज से मिल जाती है। यह सिंधु की एक ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, VBI है कि किस नदी को भारत में चंद्रा और भागा के नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नदी का उद्गम और संगम। झेलम कहाँ से निकलती है? शेषनाग से। कहाँ मिलती है? चिनाब में। चिनाब कहाँ मिलती है? बारालाचला से निकलती है, सतलज में मिलती है। रावी कहाँ से निकलती है आपका? तो रोहतांग दर्रा से निकलती है, चिनाब में मिलती है। ब्यास कहाँ से? तो ब्यास कुंड से निकलती है और सतलज में मिलती है। सतलज कहाँ से? राकस ताल से निकलती है और चिनाब में मिलती है। याद रखिएगा, ये सब VBI पॉइंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दामोदर नदी। अब हम लोग आ चुके हैं, ऊपर वाला नदियाँ खत्म हो चुका है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, मतलब यहाँ पर जो नदियाँ सब बह रही है अब वहाँ पर। दामोदर नदी, यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, आगे चल के पश्चिम बंगाल हुगली में मिल जाती है। हुगली सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल में शोक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी पर ही 1948 में हुआ था। इस परियोजना में अमेरिका का टेनेसी नदी की परियोजना के आधार पर हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी पर पचेत बांध, बराकर नदी पर मेथेन, बाला पहाड़ी बांध, कोनारी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण किया गया था। आपको बता दें, जैसे अभी बिहार में जो है कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक है, ठीक है। वैसे ही कुछ दिन पहले अगर बात करते हैं आज़ादी के समय, दामोदर नदी जो था पश्चिम बंगाल का शोक था। जैसे पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र है, मान लीजिए, इम्पोर्टेंट आपका है ये पॉइंट आपका, ठीक है। ये मान लीजिए कि झारखंड का क्षेत्र है, ये आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तो यहाँ से जो नदी गुजरती थी तो दामोदर नदी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि करती थी। उस पर एक परियोजना बनाया गया, दामोदर घाटी नदी परियोजना 1948 में। कि कहाँ से देख करके बनाया गया था? तो अमेरिका के टेनेसी नदी को देख करके। अमेरिका में भी ऐसे ही बार बार होता था, तो टेनेसी नदी का परियोजना एक बनाया गया जिस पे बहुत सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिला। तो ऐसे ही दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में बनाया गया। याद रखिएगा साथियों कि अगर कोसी नदी पे भी अभी ऐसे ही परियोजना बना दिया जाए ऐसे बिहार में, तो बहुत सारा फायदा यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, लेकिन किसी को ध्यान में नहीं है। चलिए, पचेत बांध, बराकर बांध, मेथन बांध, बाला पहाड़ी बांध, कोनारी बांध निर्माण किया गया है। नोट, भारत प्रथम प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू नदी घाटी परियोजना बोले थे, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। देखिए याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट आता है, भारत का आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले थे कि नदी घाटी परियोजना ही है जो हमारे भविष्य में हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। सही बात है। स्वर्णरेखा नदी, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पूरब की ओर बहती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस नदी में जमशेदपुर नामक शहर बसा हुआ है। इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। महानदी, यह नदी छत्तीसगढ़ के सिधावा पर्वत से निकलती है और उड़ीसा राज्य में बहती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसका प्रमुख सहायक नदियां हैं मांडव, इग, जोग, तेल, शिवनाथ इत्यादि। इस नदी में उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का निर्माण होता है। महानदी, अगर इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पे होता है? तो महानदी, या महानदी जो है इस पे हीराकुंड बांध का कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट है। महानदी डेल्टा का निर्माण करती है जिसे महानदी डेल्टा कहते हैं। यह डेल्टा उड़ीसा में स्थित है। गोदावरी नदी,
यह महाराष्ट्र के नासिक के त्रिमंकन पहाड़ी से निकलती है तथा पूरब की ओर बहती है हुई महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुजरती है तथा आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। जल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इससे इसे दक्षिण में गंगा भी कहा जाता है। प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, प्राणहिता इत्यादि। अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हो गया जैसे मान लिया महाराष्ट्र, यहाँ के महाराष्ट्र में कौन सा त्रिवेंकन पहाड़ी है, यहाँ से होकर के कौन निकलती है आपकी, तो गोदावरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा की संज्ञा भी दी जाती है और उनकी सहायक नदियाँ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कृष्णा नदी, यह महाराष्ट्र के स्थित महालेश्वर पहाड़ी से निकलती है, पूरब की ओर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी जल गिरने से आंध्र प्रदेश में तट में कृष्णा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। यह प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा इत्यादि है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन हो जाएगी, गोदावरी, या दूसरी कौन आ जाएगी, कृष्णा। इसकी सहायक नदियाँ प्रमुख है, याद रखिएगा। लंबाई याद रखिए, कहाँ से निकलती है वो याद रखिए, और इसका जो है आपका सहायक नदी याद रखिए, कावेरी नदी। ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है तथा पूर्व की ओर बहती है, तमिलनाडु के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह नदी तमिलनाडु तट पर कावेरी नदी का डेल्टा निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। दक्षिण भारत के लोग इसे सबसे पवित्र नदी मानती है। जिस प्रकार भारत में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान में गंगा नदी का जल का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार भारत यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान में दक्षिण में आपका इसी नदी का, कावेरी नदी का उपयोग किया जाता है। पवित्रता के कारण कावेरी नदी को भारत का, दक्षिण भारत का गंगा भी कहते हैं। देखिए 3 पॉइंट याद रखिएगा। गोदावरी को सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, कृष्णा नदी जो है वो दूसरी सबसे बड़ी है, कावेरी जो है ये पवित्र नदी के गिनती में आता है दक्षिण भारत में, इसलिए इसे दक्षिण भारत का गंगा का भी संज्ञा दी जाती है। कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में अभी भी चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लूनी नदी, यह नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है, गुजरात में बहती हुई कच्छ के रंज में लुप्त हो जाती है। जैसे राजस्थान के अगर संदर्भ में पूछा जाए कि कौन नदी है, एक लूनी नदी निकलती है, थोड़ा सा बहते बहते जाके अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, यह नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, ये रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं। इसके प्रमुख सहायक नदी है सरस्वती, जुबई, इसे लवन भी कहा जाता है, इसे लवन नदी भी कहा जाता है। लवन मतलब कि बहुत सारी लवणता होती है क्योंकि रेगिस्तान में बह रही है। चलिए साबरमती नदी, यह नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है, गुजरात से होकर के अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। इस नदी पर तट पर अहमदाबाद शहर है। अहमदाबाद में महात्मा गांधी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जिसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। अब देखिए याद कीजिएगा हिस्ट्री का पॉइंट, साबरमती आश्रम में ही क्या हुआ था, गांधी जी अपना आश्रम का स्थापना किए थे। तो ये नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान के अरावली पर्वत से। अरावली जो पर्वत है ऐसे करके आपका ऐसे करके है, उसी से निकलती है। ठीक है, चलिए नर्मदा नदी, यह नदी विंध्याचल सतपुरा पर्वत श्रेणी के मध्य में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आपको हम बताए थे ताप्ती, नर्मदा और सोन नदी जहाँ से निकलती थी अमरकंटक से, यहीं से कौन निकलती है, नर्मदा नदी। दोनों पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है, गुजरात के राज्य तट पर अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी उद्गम सली से पश्चिम की ओर बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ ओरसंग, तवा बंजर, सेर इत्यादि इसकी आपकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ हैं नर्मदा, सोन नदी की धारा ठीक इसके विपरीत है। जहाँ एक तरफ नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, वहीं दूसरी तरफ सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है और दानापुर पटना में आके मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ताप्ती नदी, यह नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। यह नदी मध्य प्रदेश और बैतूल जिले के महादेव पहाड़ी से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहती है। अपना जल गुजरात के तट खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। इसकी सहायक है
अरुणावती, मुरना, गिरना इत्यादि। नोट: नर्मदा, ताप्ती, प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी बनाती है। मोस्ट वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सतपुरा उत्तर से होकर नर्मदा नदी बहती है, जो सतपुरा दक्षिण से होकर के ताप्ती नदी बहती है। माही नदी, यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मेहंद झील से निकलती है तथा कर्क रेखा को 2 बार काटती है हुई अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। पेरियार झील, यह नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और अपना जल अरब सागर में गिरती है। यह केरल की सबसे बड़ी लंबी नदी है, पेरियार झील। चलिए, मांडवा नदी, अब छोटा छोटा नदी है, खाली याद रखना है कहाँ से बहती है, ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मांडवा नदी, यह नदी कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है, गोवा बहते हुए जल अरब सागर में गिरती है। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पे है। सारावती, यह कर्नाटक में शिमोगा नदी से निकलती है, अपना जल अरब सागर में गिराती है। यह कर्नाटक की प्रमुख नदियों में से इस नदी का जोंग गोसपा जल प्रांत है। कौन कौन सा जल प्रांत है, इस कारण से यह नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो सिंधु घाटी से सिंधु नदी से पूछा जाता है, सतलज, चिनाब, रावी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। इधर हो गया दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। बस इसी से क्वेश्चन रहता है। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं? एक नदी पे जैसे सिंचाई के लिए भी छोटा छोटा नहर बना दिया जाए, उससे बिजली घर भी बना लिया जाए, उस पर सड़क भी ऊपर से बना दिया जाए, उसे ही कहते हैं बहुउद्देशीय। मतलब बहुत सारे उद्देश्य के लिए जो परियोजना लाया गया उसे ही बहुउद्देशीय कहते हैं। नदी के ऊपर बांध बनाकर एक से अधिक जैसे बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इत्यादि उद्देश्यों को पूर्ति की जाए, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना 1948 में अमेरिका के टेनेसी नदी के आधार पर बनाया गया। इस परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी पंचेत बांध बना करके बराकर नदी पर मैथेन बाला पहाड़ी बांध और तिलैया बांध की कोनौरी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण किया गया था। सलाल परियोजना, इस परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर हुआ है। ये सब इम्पोर्टेंट है। बल्गिहार परियोजना, इस परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर हुआ है। दुलस्ती, इसका जम्मू कश्मीर में चिनाब पे हुआ है। तिलबुल परियोजना, इसका झेलम नदी पे हुआ है। थीन परियोजना, ये परियोजना का पंजाब में रावी नदी पे हुआ है। पेंग या मंडी, इस पर हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पे हुआ है। ये सब पूछा जाता है कौन सी परियोजना कहाँ हुआ है। चमेरा बांध, यह परियोजना रावी नदी के हिमाचल प्रदेश में हुआ है। नाथपा झाकरी, यह हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पे हुआ है। भाखड़ा नांगल, सतलज में, यह परियोजना सतलज नदी पंजाब में स्थित है। देश की सबसे बड़ी उद्देशीय परियोजना है, जिससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान बहुत सारे को फायदा मिलता है। इंदिरा गांधी नहर, यह देश की सबसे बड़ी नहर है। इस नहर का लंबाई है 648 किलोमीटर। इस नहर सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित हरिके बैराज से है। हरिके बैराज तथा मुख्य तौर पर राजस्थान में राज्य में बहती है। यह नहर में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य राजस्थान है, जिसके कारण राजस्थान में नहर कहाँ जाता है? राजस्थान में मरुस्थलीय इलाका में यह नहर बहती है, जिसके कारण हरियाली देखने को मिलती है, जिस कारण इस नहर को मरु गंगा भी कहते हैं। इस नहर में नींव 1958 में भारत के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ भाई पंत के द्वारा दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ जी, राजस्थान में अभी जहाँ पे इंदिरा गांधी सेतु जो इंदिरा गांधी नहर जो बह रही है, आपको बता दें कि वहाँ से बहुत सारे वहाँ से जो बहुत सारे गांव के व्यक्ति थे अपना अपना जगह जमीन छोड़ के वहाँ से दूसरे जगह स्थानांतरण कर चुके थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ लोग मरते थे, इतना धूप था, उतना वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता था। लेकिन जब से आपका इंदिरा गांधी नहर वहाँ पे बना, उसके बाद वहाँ पे खेती होने लगी है, हरियाली छाने लगी है, लोग वहाँ का पानी पीते हैं, ठीक है, उसी नहर के सहारे वहाँ पे जिंदा रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नर्मदा घाटी परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा सागर बांध पर निर्माण किया गया। वहीं पर गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। नर्मदा घाटी परियोजना सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाली गुजरात में है, तो सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान है। नर्मदा से 4 राज्य आपका लाभान्वित है, बता चुके हैं।
नोट, नर्मदा को दो राज्यों में होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश और गुजरात से। उकाई परियोजना, यह गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है। काकरापारा परियोजना, यह गुजरात में राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है। नोट, ताप्ती नदी 3 राज्य से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। टिहरी बांध, यह परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। हीराकुंड, यह भारत का विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। इसकी लंबाई 25.4 किलोमीटर है। यह बांध उड़ीसा राज्य में महानदी के तट पर स्थित है। इस बांध में लाभान्वित होने वाले राज्य मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड और मध्य प्रदेश भी है। देखिए कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है, इसकी कितनी ऊंचाई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किस नदी पर है ये भी याद रखिएगा। रिहंद परियोजना, यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद नदी पर स्थित है। इस परियोजना के ठीक पीछे रिहंद नदी एक मानव निर्मित झील बनाता है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत झील भी कहते हैं। क्योंकि याद कीजिए कि हम गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा ही इंदिरा गांधी नहर का परियोजना करवाया गया था, इस कारण से ही उनके नाम पे भी एक झील का यहाँ पे स्थापना किया गया है। पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल के ठीक पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। यह मानव निर्मित झील है। फरक्का बैराज, यह बांध पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी तथा तट पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड है। रेणुका बांध, यह हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी के तट पर है। कोल डैम, यह हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी के तट पर है। कांगपोंग परियोजना, यह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। कोसी नदी, यह कोसी नदी स्थित है। इस परियोजना लाभान्वित होने वाले क्षेत्र नेपाल, बिहार, मूलतः कोसी नदी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन कोसी नदी परियोजना तो बनाया गया है, लेकिन अभी भी बिहार में एक और परियोजना इसे बनाने का बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, गंडक, गंडक नदी पर स्थित है। बिहार में उत्तर प्रदेश के संयुक्त परियोजना है, ये मोस्ट VVI है। कोयना परियोजना, यह कोयना नदी पर महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में महालेश्वर पहाड़ी के मूलतः 5 नदियाँ निकलती है, महाराष्ट्र राज्य में बहती है, जो कि कृष्णा, कोयना, वेना, सावित्री और आपका गायत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा परियोजना, यह तुंगभद्रा, देखिए ये सब पॉइंट सिर्फ याद करने वाला, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, यह परियोजना कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर है। घाट परवा, यह परियोजना कर्नाटक राज्य के घाट परवा नदी पर है। चंबल, यह परियोजना चंबल नदी में स्थित, इसके लाभान्वित होने वाले राज्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी में मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर परियोजना स्थित है। वहीं राजस्थान में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर परियोजना स्थित है। जवाहर सागर परियोजना का कोटा बैराज स्थित है। चंबल नदी पर 3-4 परियोजना है, आप याद रखिएगा। राजस्थान में कौन हो जाएगा, राणा प्रताप हो जाएगा। ठीक है, कोटा में आपका हो जाएगा जवाहर सागर परियोजना और कोटा में बैराज, याद रखिएगा। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। मयूराक्षी परियोजना, यह मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड है। चलिए माता टीला परियोजना, यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। शिव सुंदरम परियोजना, यह कावेरी नदी पर, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य मुख्यतः आपका तमिलनाडु है। श्री नागा अर्जुन श्री सेलम तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन वगैरह का नाम आएगा जैसे ही तो दक्षिण भारत। ठीक है, इससे लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। मेट्टूर बांध महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर जायकराबारी और पोचमाद परियोजना है। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है। चलिए और आगे देख लेते हैं। भारत की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में होता है। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती कृष्णा की सहायक नदी है, जो कि कावेरी का कह है। लूनी नदी के ऊपर मार्ग में मीठा पानी, तुरंत निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह मिलता है। काली नदी धाधर साबरमती पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है। वैतरणी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, भारत में प्रमुख झील के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए झील चारों तरफ से स्थलीय
भाग से घिरे जल शांत क्षेत्र को झील कहते हैं। झील कई प्रकार के होते हैं, निम्न है। अनूप झील या लेंगू झील। समानता लेंगुन झील यह समुद्र तटीय भाग में पाया जाता है। मुख्य समुद्री जल से जल का कुछ भाग बालू कंकड़ पत्थर की उपस्थिति के कारण जब अलग हो जाती है तो उससे झील का निर्माण हो जाता है, उससे अनूप या लेंगुन झील कहते हैं। जैसे देखिए झील किसे कहते हैं, ऐसे जैसा पानी वाला क्षेत्र है और यहाँ से फिर नदी बह रही है तो ये वाला भाग जो होता है वो झील होता है। जैसे लेंगुन झील किसे कहते हैं, ऐसे नदी आती है बहती है, बहुत नदी का एक बहने लगी फिर शांत हो गई, यहाँ पर एक गड्ढा हो गया, इसमें पानी जमा हो गया, उसे झील कहते हैं लेंगुन झील। कुछ महत्वपूर्ण झील है। चिल्का झील यह लेंगुन झील है जो उड़ीसा राज्य में समुद्र तट में स्थित है। यह झील झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस झील में कई सारे द्वीप पाए जाते हैं, जैसे नालवन द्वीप। याद बस ये रखिए कि कौन सा झील कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। पुलिकर झील ये लेंगुन झील यह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसमें श्रीहरिकोटा द्वीप झील है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वेम्बनाड झील यह लेंगुन झील है, यह केरल में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील में कई सारे द्वीप है, जैसे वेलिंगटन द्वीप, बालकट्टम द्वीप इत्यादि। इस झील में नौका प्रयोगता का भी आयोजन किया जाता है। नौका प्रयोजन मतलब कि नाव चलाने का जो प्रयोगता होता है वो वेम्बनाड झील में ही किया जाता है। अष्टमुडी झील यह एक लेंगुन झील है। यह केवल केरल के राज्य में ही लेंगुन झील बनाती है। भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, वुलर झील है, जो कहाँ पे है आपका जम्मू कश्मीर में है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। भारत में खारे पानी का झील कहाँ है, सांबर झील है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील तटीय झील चिल्का झील है, जो कहाँ पर है, खारे पानी का झील है। भारत की सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत झील है, जो उत्तर प्रदेश के रिहंद बांध पर तट पे स्थित है। मानव निर्मित झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, देख लेते हैं। ठीक है, गोविंद सागर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश पंजाब के सीमा पर सतलज नदी। गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी। राणा प्रताप राजस्थान में चंबल। जवाहर सागर भी चंबल। नागार्जुन आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी। स्टेनली तमिलनाडु की कावेरी। पेरियार केरल की पेरियार नदी। भारत के महत्वपूर्ण झील के बारे में बात करते हैं। असम में दीपोर बिल झील, सोनबिल झील। मेघालय में उदयम झील। आगे देखते हैं, मिजोरम में पाला झील। मणिपुर में लोकटक। लद्दाख में पैगोंगसो तथा सोमोरी झील लद्दाख में स्थित है। जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील, नागिन, शेषनाग, बेरी नाग, मानसर। देखिए नाग से जितना भी इंपॉर्टेंट आएगा वो सब जम्मू कश्मीर में। डल, बुलर याद रखिएगा, ये सब मीठा पानी का झील है, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल, कुछीताल, खुरताल, ताल्स जो भी आएगा उत्तराखंड में है। पंजाब में काजली झील, रोपर, हरिकेक झील। हरियाणा में सूरत कुंड झील। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, सूरजताल, चंद्रताल। राजस्थान में सांबर, डिडवाना, राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर झील। गुजरात में नर सरोवर, नारायण सरोवर झील, ये सब उपस्थित है। चलिए गुजरात में देखते हैं ये दिख चुके हैं। तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर और तस्मान सागर, मतलब ये आपका हुसैन सागर, उस्मान और तस्मान। महाराष्ट्र में लोनार झील, सलीम तथा सरोवर झील। मध्य प्रदेश में तवा झील, भोन झील। आंध्र प्रदेश में कोलूरू झील। तमिलनाडु में ऊटी और कोडनाइकल झील। अरुणाचल प्रदेश में साला झील। हरियाणा में बरखल झील। तमिलनाडु में कारीवाला झील। ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए लोकटक झील के बारे में देखते हैं। लोकटक झील मणिपुर में स्थित एक मीठे जल की झील है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। विश्व के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। ये दरोगा 1275 में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो लोकटक झील आपको पता है मणिपुर में। ऑप्शन वन में मणिपुर होगा। केबुल लामजाओ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो संगाई हिरन पाई जाती है। संगाई हिरन संकटग्रस्त प्राणी है जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डाटा बुक की संकल्पना पीटर स्कॉट ने किया था। पहली बार रेड डाटा बुक 1964 में प्रकाशित हुआ था। इस बुक में विलुप्त संकटग्रस्त जानवरों को शामिल किया गया। गुजरात में सुदर्शन झील,
एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्य शासन के दौरान बनाया गया। शास्ता कोटा झील केरल में स्थित है, भारत के जल प्रांत। चलिए, पहाड़ी या पठारी क्षेत्र से तीव्र से गिरने वाली नदी को जल प्रांत कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा जल प्रांत एंजिल है, जो वेनेजुएला के कोरोनी नदी पर स्थित है, 979 मीटर। भारत में सबसे ऊंची जल प्रांत कर्नाटक में कुचिकोल है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह जल प्रांत बरहाई नदी पर स्थित है। देखिए, चुलिया कहाँ है? चंबल नदी राजस्थान। दूध धारा, कपिल धारा, ये सब नर्मदा का मध्य प्रदेश। चचाई जल प्रांत बिहार का मध्य प्रदेश। दूध सागर का है मांडवी गोवा। जोंग या गरसोप्पा शरावती कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। गोटक जल प्रांत घटप्रभा कर्नाटक में। हुंड्रू कहाँ पे? स्वर्णरेखा झारखंड में। डूडम्मा कहाँ पे है? कुजमुंड ओडिशा में। चित्रकूट कहाँ है? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। साडनी कहाँ है? शंख झारखंड में। गोत, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। भारत के सबसे बड़ा जल प्रांत हुंड्रू है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जल प्रांत को कहा जाता है। नियाग्रा का जल प्रांत यूएसए का कनाडा के सीमा में सेंट लॉरेंस में नदी पर स्थित है। जोंग या गरसोपा जल प्रांत नाम महात्मा गांधी जल प्रांत है। नदी जल विवाद, भारत संविधान के 262 अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद से जल विवाद से संबंधित प्रावधान की चर्चा करती है। आर्टिकल 262। कावेरी नदी जल विवाद, इस नदी जल विवाद को लेकर के विवाद मुख्यतः कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों के बीच है। नर्मदा नदी जल विवाद, इस नदी को जल विवाद लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच है। कृष्णा नदी, इस नदी का विवाद जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच है। सोन नदी, यह विवाद जो है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बीच है। और आपको बता दें, कुचिकल जल प्रांत की ऊंचाई है 1493 मीटर फीट। साथियों, ये हो गया हमारा थ्योरी का पोर्शन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग 10 मिनट में देख लेते हैं, जो कि आपका पूरा कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर पूरे कर लेते हैं, यकीन मानिए, तो आपका फिर सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन इस टॉपिक से हम लोग देखते हैं तो एग्जाम में कितना आएगा? 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अब्बा का क्या अर्थ है? अब्बा का क्या अर्थ है आपका? नदी और अब्बा क्षेत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें कौन सा कथन सही है? इनमें कौन कथन सही है? यहाँ पे देख लीजिए, तो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दो नदियों द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि क्या कहते हैं? उच्च भूमि को क्या कहते हैं? तो जल विभाजक कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें कौन नदी पूर्ववर्ती नदी है? पूर्ववर्ती नदी कौन सी है इसमें? तो डी हो जाएगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिमालय से सबसे गहरी नदी घाटी 5100 मीटर कहाँ मिलती है? तो 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गिलगिट के निकट मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? 6 का क्या हो जाएगा? सी, कोसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें कौन नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में कौन नदी बहती है? बी, नर्मदा बहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा बनाती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी में अरब सागर में गिरती है? कौन नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा। लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी किसकी? चंबल की सहायक नदी। अति इनमें से सभी, इनमें कोई नहीं, माफी जाएंगे। इनमें कौन, क्योंकि लूनी विलुप्त हो जाता है। इनमें कौन झील नहीं जम्मू कश्मीर में है? कौन झील जम्मू कश्मीर में है? तो डी का क्या हो जाएगा? डल झील जो है जम्मू कश्मीर में। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। लोनावला आप लोग को याद होगा। इनमें कौन नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। इनमें कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, चंबल, बेतवा, लोहित। तो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो हाँ, चलिए 15 नंबर देखते हैं हम लोग, विचार करने वाला है। 15 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। भारत में भाखड़ा ऊंचा बांध है, और भारत में चिल्का झील खारे पानी का झील है, ये दोनों सही है। लोकटक मीठे पानी की झील नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। चलिए 16 नंबर देखते हैं, 102 को सम्मिलित करने वाला है। ठीक है, 16 नंबर में,
तो पहला इसका क्या हो जाएगा, सुम्मिलित नहीं है कौन सा, तो महानदी ज्वाई ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन नदी सबसे लंबी है, कौन नदी सबसे लंबी है, ये दिया गया है 17 का डी हो जाएगा सतलज। निम्नलिखित में से सही सुम्मिलित नहीं है, तो नदी है और उस पर जल प्रांत है, ठीक है। 18 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बूढ़ा घाघ महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में कौन जल प्रांत तमिलनाडु में नहीं है, तो 19 का क्या हो जाएगा सी लोड। निम्न में से कौन सा जल प्रांत कर्नाटक में नहीं है, तो 20 का क्या हो जाएगा सी कुंडलो। चलिए निम्न में कौन सा झील से नमक अधिक उत्पादन होता है, तो 21 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सांबर झील से। चलिए निम्न में से कौन सा जल प्रांत सबसे ऊंचा है, तो 22 का क्या हो जाएगा ए बरकाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 से 2 को मिलान करने वाला है, तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा यहाँ पे साथियों, इसको पढ़ लीजिए, बी हो जाएगा आंसर इसका। चलिए हम लोग 24 नंबर देखते हैं, 24 में क्या हो जाएगा, तो 24 का हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सब सही है। झीलों स्थित जल का संचय होता है, झीलों चारों ओर थल से अवरुद्ध होता है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, 25 की अगर बात हम लोग करते हैं तो ए हो जाएगा, आप लोग इसमें मिलान कर लीजिए, ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 26 का हम लोग देखते हैं, 26 का बी हो जाएगा, ठीक है। 27 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, 27 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। रुद्र सागर उत्तराखंड में नहीं है, बाकी सब सही है। इनमें कौन सा नंदो पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा बहती है, तो 28 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा लोहित। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 29 का देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, निम्न पे विचार कीजिए, ठीक है, निम्न पे विचार कीजिए, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। 1 2 3 मिला लीजिए। 30 का क्या हो जाएगा, 30 की अगर बात हम लोग करते हैं तो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 3 घाघरा पहले होगा, उसके बाद आपका राप्ती होगा, उसके बाद आपका गंडक होगा, फिर बागमती होगा। चलिए आपका निम्नांकित नदियों पे विचार कीजिए। 31 का है, ए हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों, तो 32 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाता है। 1 और 2, यह एक गिरिप्त घाटी बहती है और यह भिंदोन सतपुरा के बीच से बहती है। अलकनंदा भागीरथी के संगम पे स्थित है, कौन, देवप्रयाग, ठीक है, कौन हो जाएगा देवप्रयाग, जहाँ से गंगा बह के बन के निकलती है। निम्न में कौन नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, एक मिनट साथियों, कहाँ तक हम लोग देखे थे, चलिए यहाँ तक, कौन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये देखे थे। 34 का क्या हो जाएगा डी यमुना। 35 का देख लीजिए, 35 का देख लीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 36 का देखते हैं। 36 का क्या हो जाएगा गोदावरी। 37 का क्या हो जाएगा, 37 का आपका हो जाएगा बी, मिलान कर लीजिए, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 38 का देखते हैं। 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 39 का देखते हैं, निम्न में से कौन सा जल प्रांत सही सुम्मिलित नहीं है, 39 का क्या हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा। तीर्थगढ़ आपका झारखंड में नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सी नदी मैकाल रेंज में नहीं है, 40 का क्या हो जाएगा आपका ए तापी नहीं हो जाएगा, ठीक है। अमरावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो 41 का क्या हो जाएगा ए कावेरी की।